अच्छा बेटा, आज है 26 फरवरी और मैं वेट कर रहा हूँ मोहम्मद फाइक और ताहा की क्लास ज्वाइन करने का। और जैसे ये दोनों बच्चे आते हैं, मैं स्पेस फिजिक्स में जो टॉपिक आपने कहा है मुझसे, आज मैं वही पढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक ये नहीं आ रहे, जब तक हम कोई सर्किट के सवाल कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए बेटा, ये एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये मई जून 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा ये है कि तीन रेजिस्टर लगे हुए, और बड़ी सिंपल सी बात है कि ये दो रजिस्टर मुझे पैरेलल नजर आ रहे हैं। होनेट बेटा, अगर कैलकुलेटर उठा लो और कैलकुलेटर उठाकर मुझे इन दो रजिस्टर का पैरेलल वाला टोटल बता दो। 0.2 और 0.3 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 0.2 और 0.3 का सम। हाँ बेटा हुनैन, मुझे बताइए, इतने पोर्शन को जब आप सॉल्व करते हो जो कि पैरेलल सर्किट है, 0.2 0.3 पैरेलल है। पैरेलल का ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, R1 R2 का प्रोडक्ट और R1 R2 का सम, और इसके साथ ये वाला रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। तो हुनैन, क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 0.8 होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर मैं पीडी बढ़ा दूं तो लैम्प का करंट इंक्रीज हो जाता है। लैम्प का करंट इंक्रीज होने से बताइए लैम्प की रेजिस्टेंस में क्या कोई चेंज आता है? जवाब है यस सर, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। रीजन बताएं। रीजन ये है कि करंट इंक्रीज करूंगा तो लैम्प हॉट हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इट इज नॉर्मल। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में आते हैं। जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं तो बेटा हसन, क्या आप हमें इसको देख के बता सकते हैं बेटा, हसन इसका क्या नाम है? हसन बेटा, बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। एक सर, थर्मिस्टर है, बिल्कुल सही आपने बताया बेटा, ये थर्मिस्टर है। अच्छा, अब जरा सवाल देखते हैं। सवाल जनाब ये है कि अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं तो पी डी 30 ओम रजिस्टर पर जो आ रहा है उसका नाम V30 है, 20 वाले का नाम V20 है, एक्स वाले का नाम VX है। ठीक है, कैन आई स्टेट एन इक्वेशन दैट रिलेट VX टू V30? VX और V30, अरे सर दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। जब दोनों पैरेलल लगे हुए हैं तो X का वोल्टेज और 30 ओम रजिस्टर का वोल्टेज पैरेलल होने की वजह से दोनों का वोल्टेज इक्वल होगा। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं ई। ई का मतलब ईएमएफ होना चाहिए, जी हाँ, ई का मतलब ईएमएफ है। कह रहे हैं ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ किसके बराबर है? भाई ये जो ईएमएफ है ना सर, ये ईएमएफ, और इसको कनेक्ट करना है V20 के साथ, V20 के साथ कनेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली अगर इक्वेशन ही की फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन की फॉर्म में तो मैं लिखूंगा कि भाई ये जो टोटल ईएमएफ है ना बेटा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये V20 में चली जाएगी और बाकी VX या V30 में चली जाएगी। VX और V30 दोनों ही बराबर है, इसलिए आप कुछ भी लिख लेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने पहले आपसे इक्वेशन लिखवाई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ बैटरी 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स 15 ओम है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जनाब 15 ओम है, नीचे वाला 30 ओम है। सवाल है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो अगेन 15 और 30 पैरेलल, बेटा होना कैलकुलेटर उठाइएगा। 15 और 30 पैरेलल, और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 20 को ऐड करा दूंगा। जी बेटा हमें बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? 80 ओम्स आ रही है। 80 आ नहीं सकती यार, 50 और 15 और 30 का टोटल 60 हो ही नहीं सकता। हमें यार तुम मरवा रहे हो यार, इतना आसान सा सवाल है कि 15 और 30, 30 आ गई ना,
क्योंकि पैरेलल में रिजल्ट बड़ा तो नहीं होता और छोटा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आ गया जी 30। अच्छा, ये 30 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गई। बोले एमीटर का टोटल करंट बता दो। तो करंट के लिए टोटल वोल्टेज 6 है, टोटल आर 30 आपने बताया है, ये करंट आ जाएगा। आसान सवाल है, नहीं कर रहे। उसके बाद सवाल है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो एम मीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। जवाब, सर अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो ये वाली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, जब रेजिस्टेंस कम होती है ना तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस उससे भी छोटी हो जाती है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस उससे भी छोटी हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस और छोटी हो गई और टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई तो टोटल करंट इंक्रीज हो जाएगा। टोटल करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सवाल है पहले कह रहे हैं स्टेटमेंट बताएं। स्टेटमेंट है करंट इंक्रीज। ठीक है जनाब, व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग। रीडिंग बोल रहा है तो मैंने कहा रीडिंग इंक्रीज। रीडिंग इंक्रीज होगी। रीडिंग क्यों इंक्रीज होगी सर, उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है जनाब, थर्मिस्टर यानी एक्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली पूरे सर्किट का करंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो है ना, ये रीड एंड राइट की पुरानी किताब में भी था और ये मैंने पहले कराया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आसान सा सवाल है। अच्छा जी, सिर्फ मैं हल्का सा इशारा दे दूँ। कह रहे हैं वोल्टेज 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्टेज ये रहा भाई, 7 वोल्टेज। इस 7 वोल्टेज पे जाके दोनों का ही करंट सेम है। ठीक है जनाब, आपसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस बताएं, तो यहाँ से बेटा आप करंट रीड कर लोगे। वोल्टेज यहाँ से आ गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करोगे, सॉरी वोल्टेज अपॉन करंट करोगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये आसान सवाल है, मैं इस सवालों को नहीं कराना चाह रहा। ये मैं आपको रीड एंड राइट की पुरानी बुक में ऑलरेडी मैंने कराए हुए, तो सारे सवाल ये करवाए हुए। अलबत्ता ये एक अच्छा सवाल है। सवाल में क्या है, तो जरा सवाल को देखिए बेटा। सवाल ये है कि एम मीटर की रीडिंग 0.15 एम्पियर है। उसके बाद कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बताएं। सर्किट की रेजिस्टेंस बतानी है। अच्छा जी, सर्किट की रेजिस्टेंस बताने के लिए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बतानी है, कैसे निकालेंगे। तो सर V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज 12 वोल्ट है टोटल, करंट 0.15 है टोटल, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल। टोटल रेजिस्टेंस के लिए 12 डिवाइडेड बाय 0.15, तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 80। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दूं। सर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे ना तो एम मीटर की रीडिंग में क्या फर्क आएगा भाई, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो सर्किट का करंट बढ़ेगा। सर जब करंट बढ़ेगा तो एम मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। और वोल्ट मीटर की रीडिंग, सर जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, रीजन पूछ रहे हैं। तो सर वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जब आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें यार कोई मुश्किल बात आ नहीं रही, जो मैं सोच रहा था कि कोई शायद मुश्किल बात इसके अंदर आ जाए। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं आ रही है, कोई भी मुश्किल बात नहीं आ रही। अच्छा जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक सेंसर वाली बात की जा रही है। जरा उस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। सेंसर का क्या मतलब है अभी बताता हूँ, रुकिए। पहली बात तो कह रहे हैं कि नीचे पहले पहचाने कि लाइट डिटेक्टर क्या होता है। तो सर ये जो थर्मिस्टर है ना, सर ये थर्मिस्टर होता है टेम्परेचर डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर। ट्रांजिस्टर कोर्स में आपके है नहीं, ट्रांजिस्टर अब कोर्स में नहीं है। ट्रांजिस्टर स्विच का काम करता था। अलबत्ता थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल करूंगा। हुनैन बताना, रेक्टिफायर क्या चीज होती है, किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं जो आपके कोर्स में भी हो। डायोड।
ठीक है बेटा, डायोड रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बच्चा बेटा हसन आप बताना, लाइट डिटेक्टर क्या चीज होती है? बेटा हसन, लाइट डिटेक्टर क्या चीज होती है? हसन बेटा, लाइट डिटेक्टर। जी नहीं याद आ रहा? एलडीआर। ठीक है। तो बेटा यार ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे इस टाइम के ऊपर ये भी जो चीज बनी हुई है, इट इज एलडीआर। तो एलडीआर लाइट डिटेक्टर है, थर्मिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर है, डायोड रेक्टिफायर है, स्विच कोर्स में नहीं है, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, हॉल प्रॉब होता है वो भी आपके कोर्स में नहीं है। तो जो कोर्स में है वो बेटा मैंने बोल दिया। अच्छा एक और बात कह रहे हैं बेटा, ये जो एलडीआर होता है ना, इस एलडीआर की रेजिस्टेंस लाइट के साथ इनवर्सली होती है। मतलब जितनी तेज लाइट होगी, जितनी तेज लाइट होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, और अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, और अगर इसका वोल्टेज कम हुआ तो बेटा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है। अगर उस तरफ का वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो सर इस पोर्शन का वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो लिखा है कि जो लैंप ए है ये ग्लो करने लगता है। तो सवाल है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट कुड बी डन टू कंपोनेंट बी। बी के साथ में क्या करूं कि लैंप ए ग्लो करने लगे, लैंप ए ग्लो करने लगे। तो गौर से देखिएगा बेटा मैंने क्या कहा, अगर आप लाइट तेज कर दें, इफ लाइट इंसिडेंट ऑन एलडीआर, इफ लाइट इंसिडेंट ऑन एलडीआर, अगर आप एलडीआर के ऊपर लाइट तेज कर दें, अगर आपने एलडीआर पे लाइट तेज की तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी एलडीआर की, इट्स रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और अगर उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई तो उसका पीडी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जनाब, पीडी भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पीडी एलडीआर का डिक्रीज हो गया तो पीडी ऑफ लैम्प विल इंक्रीज, और अगर लैम्प का पीडी इंक्रीज हो गया तो लैम्प विल ग्लो ब्राइटली। आई होप कि आपको ये पूरी सीक्वेंस समझ में आई होगी कि जब आप एलडीआर पर लाइट तेज कर दोगे, तो सर जब एलडीआर के ऊपर लाइट तेज हो जाती है तो एलडीआर की अपनी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होती है तो एलडीआर का वोल्टेज कम हो जाता है। जब एलडीआर का वोल्टेज कम हो जाता है तो एलडीआर का वोल्टेज कम होने से, एलडीआर का वोल्टेज कम होने से, ठीक है जनाब, जो बराबर में लैम्प सीरीज में लगा हुआ है, उस सीरीज की में लगे हुए लैम्प की रेजिस्टेंस, या सॉरी लैम्प का वोल्टेज बढ़ जाता है। और अगर लैम्प का वोल्टेज बढ़ेगा तो लैम्प का वोल्टेज बढ़ने से लैम्प विल ग्लो ब्राइटली, तो लैम्प जो होगा वो ग्लो करने लगेगा ब्राइटली। अच्छा जी और आगे चले तो, हाँ बेटा बोले। हाँ भाई ये बताइए ना, ओम्स लॉ क्या पढ़ाता है? वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने लाइट को बेटा तेज करा तो लाइट तेज करने से रेजिस्टेंस कम हो गई, सर रेजिस्टेंस कम हुई तो इसका अपना वोल्टेज कम हो गया। जब इसका अपना वोल्टेज कम हो गया तो सीरीज में जो बराबर में दूसरा लगा हुआ है उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर में एक का वोल्टेज कम होता है तो दूसरे का वोल्टेज बढ़ जाता है। तो एलडीआर का वोल्टेज कम होगा, लैम्प का वोल्टेज बढ़ जाएगा और लैम्प ब्राइट जलने लगेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है जो हम नहीं करना चाह रहे। हाँ ये अगेन उसी टाइप का सवाल है जो अभी अभी हमने ऊपर किया ना, बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल है। इसके अंदर क्या आ रहा है सर? इसके अंदर आ रहा है थर्मिस्टर, और इत्तेफाक से सर्किट भी बिल्कुल वही है यार, ऊपर एलडीआर की जगह इन्होंने थर्मिस्टर लगा दिया है।
अब जरा थर्मिस्टर के अंदर भी वही वाली कहानी सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं लो से हाई, बस काम की बात है टेम्परेचर हाई। सर जब आप थर्मिस्टर का टेम्परेचर हाई करोगे ना, तो टेम्परेचर हाई करने से इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, बताना अभी भी ऊपर पढ़ा कराए हुए, रेजिस्टेंस लो होगी तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, और अगर इसका वोल्टेज कम होगा तो सर इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, और अब इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वोल्टेज बढ़ने से ये वाला लैम्प विल ग्लो ब्राइटली। ये तो बिल्कुल ऊपर वाला सवाल हो गया जी, बिल्कुल ऊपर वाला सवाल हो गया। तो मैंने लिखा लैम्प ग्लो ब्राइटली। रीजन क्या है सर? रीजन वही है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, किसकी? थर्मिस्टर की। जो कंपोनेंट के लगा हुआ है वो थर्मिस्टर है, सर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो उसी का वोल्टेज कम हो जाएगा। आप पूरी इंग्लिश प्रॉपर लिखिएगा, एरो नहीं बनाइएगा। हाई टेम्परेचर थर्मिस्टर की लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का लो वोल्टेज, थर्मिस्टर का लो वोल्टेज तो वोल्टेज हाई हो जाएगा ऑफ लैम्प, और अगर लैम्प का वोल्टेज हाई हो गया तो लैम्प ग्लो ब्राइटली। बिल्कुल ऊपर वाला सवाल हो गया ये तो। ये सवाल मुझे याद आता है मैंने लास्ट वीक आपको कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे याद आता है मैंने लास्ट वीक कराया हुआ है, डायोड वाला जी। जरा इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ये क्या है, तो भाई इसी चीज का नाम है डायोड, इसी चीज का नाम है डायोड। और डायोड हमेशा जब करंट पास करता है जब डायोड का प्लस बैटरी के प्लस से कनेक्टेड हो, तो ये करंट पास करा देगा, ठीक है जनाब। क्वेश्चन है पीडी 4 ओम रेजिस्टर पर 11.3 है, 11.3 है, ठीक है जनाब। तो सवाल है एक्स पर कितना पीडी होगा। सर टोटल 12 है, 12 में से 11.3 उधर चला गया तो बाकी वोल्टेज सीरीज में इधर आ गया 0.7। फिर आपसे कह रहे हैं करंट बताओ इन 4 ओम रेजिस्टर, करंट बताना है। सर करंट के लिए आपको वोल्टेज भी पता है 11.3, रेजिस्टेंस भी पता है 4, सर डिवाइड किया तो आ गया 2.85, तो ये आ गया जी 2.85। अच्छा जी, और आगे चले, कह रहे हैं जनाब के नाउ मॉडिफाइड सर्किट कर दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि करंट बताओ इन 8 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर का करंट बताओ। सर्किट वही ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ही सर्किट है, और उसके पैरेलल एक और लगा दिया आपने। ये बताओ ना, पैरेलल आपने एक और ऊपर लगा दिया तो हुनैन बेटा ये 12 वोल्ट इसको पूरा मिलेगा, और इस 12 वोल्ट में से जैसे पहले 11.3 और 0.7 इन दोनों में डिवाइड हुआ था, वो भी उसी तरह से डिवाइड रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब ऊपर आपने जो लगा दिया 8 ओम रेजिस्टर उसका करंट पूछ रहे हैं। सर करंट होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर, तो करंट आ गया 1.5 एम्पियर। अच्छा बेटा अब ये बताओ 1.5 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है, और डायोड में से करंट कितना जा रहा था, अभी भी उसने हमें खुद बताया था, डायोड का करंट बताया नहीं था सर, हमने निकाला था 2.85, 2.85। तो 2.85 करंट नीचे से गुजर रहा है, 1.5 करंट ऊपर से गुजर रहा है। सवाल, बैटरी से करंट कितना आ रहा है, बैटरी से करंट कितना आ रहा है। तो सर जो बैटरी का करंट है ना वो 1.5 ऊपर वाला और 2.85 सीधे जाने वाला, तो टोटल करंट है 4.5435, टोटल करंट है 4.35। तो ये टोटल करंट है जो कि बैटरी से आ रहा है 4.35। अच्छा अब मैंने बैटरी को रिवर्स कर दिया, बैटरी को रिवर्स कर दिया। सर अब आप बैटरी को रिवर्स करेंगे ना, यानी प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, तो डायोड करंट को स्टॉप करा देगा, डायोड उल्टा हो जाएगा, डायोड से करंट बंद हो जाएगा।
और जैसे ही डायोड से करंट बंद होगा तो अब सिर्फ ये वाला करंट बचेगा, दैट इज 1.5। डायोड जब उल्टा हो जाता है तो डायोड से करंट पास नहीं होगा। बैटरी से करंट 4.35 आ रहा था, क्योंकि 2.85 सीधा जा रहा था। अब डायोड तो बंद हो गया, डायोड बंद हो गया तो अब ये 4.35 के बजाय सिर्फ ये वाला करंट आएगा 1.5, जो कि ऊपर से गुजर रहा होगा। खत्म हो गया जी सवाल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए ये सवाल मैंने आपको कराया ही नहीं है, क्योंकि ये जून 2022 नया सवाल है। इस नए सवाल में क्या हो रहा है तो जरा सुनिए। इस नए सवाल में जरा गौर से देखिएगा कि जनरेटर को जब हम चलाते हैं, कॉइल घूमता है तो उससे जो करंट पैदा होता है, जो वोल्टेज पैदा होता है, ये उसका ग्राफ है। जनरेटर से, एसी जनरेटर से जब करंट या वोल्टेज पैदा होता है, ये उसका ग्राफ है। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो हर वो बच्चा जिसने वेव का चैप्टर पढ़ा हुआ, बेटा फातिमा अपना माइक्रोफोन खोलिए और वेव के चैप्टर में दिमाग लेके जाइए और बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी पता हो और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है वेव में। क्या फॉर्मूला होता है बेटा फातिमा? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60, तो बेटा मैंने लिखा 1/60। 1/60 बेटा मैंने किया तो ये इसका आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ रहा है 0.016। और अगर मैं इसको ईएनजी में ले जाऊं तो ईएनजी में अगर ले जाऊं, आपकी मर्जी है, तो ये बन जाएगा 16 मिली सेकेंड। 16 मिली सेकेंड, वरना 0.016 भी सही है। अच्छा, उसके बाद जनाब इस पर आ जाए। अगेन सवाल है, बताइए इसका क्या नाम है? भाई इसका नाम डायोड है। ठीक है बेटा, इसका नाम डायोड है। और आगे चले। कह रहे हैं जनाब ऑल्टरनेटिंग करंट है और इतने इलेक्ट्रॉन ए कंपोनेंट में से पास कर रहे हैं। सवाल है, बताइए कितना करंट पास हो रहा है? कितना करंट पास हो रहा है? सर करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। और मैंने Q का फार्मूला भी आपको एक दिन पढ़ाया था। Q का फार्मूला होने याद आ रहा हो तो बताएं बेटा। Q के दो फार्मूले थे, एक था IT, एक और फार्मूला पढ़ाया था नया। जी हुनैन, चार्ज का फॉर्मूला। हुनैन नहीं बताएंगे तो हसन बता देंगे। हाँ बेटा हुनैन पहले कोशिश कीजिए, Q का फॉर्मूला। बेटा हसन आप बता दीजिए Q का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला। बेटा चार्ज के दो फार्मूले याद होना चाहिए, चार्ज होता है IT और चार्ज होता है NE। तो बेटा लिखिएगा NE। चार्ज का फॉर्मूला होता है NE। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.5 एक्सपोनेंट 17। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 एक्सपोनेंट -19। टाइम, टाइम जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम ऊपर अभी अभी हम लोगों ने निकाल कर है, टाइम था ये रहा 0.016। 0.016। ठीक है ना? सॉल्व करोगे तो करंट आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बेटा फार्मूले होने में ही फार्मूला याद करो यार। क्यू का फार्मूला एक होता है IT और क्यू का एक फार्मूला होता है NE। मोहम्मद सलीम आपका भी माइक्रोफोन बेटा शुरू में तो चलता था, उसके बाद बेटा आप लोगों ने आपने बात करना ही छोड़ दी। मोहम्मद सलीम बेटा आप भी जरा चेक कीजिएगा, मेरे साथ बात किया कीजिए क्लास के अंदर। चार्ज का फार्मूला IT, चार्ज का फार्मूला NE। आगे चले। कह रहे हैं जनाब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू कंपोनेंट बी। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है और ड्रॉ एन एरो आई डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन कंपोनेंट सी। तो याद रखिएगा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डायोड का ये रूल है कि डायोड कन्वेंशनल करंट पास कराता है। डायोड कन्वेंशनल करंट पास कराता है। तो ये कन्वेंशनल करंट है और कन्वेंशनल करंट के हमेशा अपोजिट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कन्वेंशनल करंट के हमेशा अपोजिट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये रेड वाला एरो है और कन्वेंशनल करंट ग्रीन वाला एरो है।
बेटा इस बात को नोट कर लीजिएगा, ग्रीन वाला एरो डायोड में से करंट पास होता है। डायोड में से बेटा जो करंट पास होता है, डायोड में से पास होने वाला करंट इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका हमेशा अपोजिट होता है। एक और सवाल देखिए, कह रहे हैं फिगर 8.4 सर्किट कंपोनेंट बी सी कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स। अब डीसी से कनेक्ट कर दिया। ये तो सवाल बहुत ही बचकाना सवाल कर लिया इन्होंने। कह रहे हैं जनाब करंट इन द सर्किट इज 0.35 एम्पियर, करंट इन्होंने आपको बता दिया है, और वोल्टेज वो पहले ही दे चुके हैं। तो बेटा मोहम्मद सलीम, बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्या आप हमें पावर का फार्मूला बता सकते हैं? मोहम्मद सलीम, क्या आप हमें पावर का फार्मूला बता सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर इज वेरी important. Electrical power is very important. तो 12 इंटू 0.35, रिजल्ट आ गया जी 4.2, और पावर की यूनिट होगी वॉट्स। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज 12 है, करंट 0.35 है। अच्छा जनाब, ये एक और क्वेश्चन है, और ये जून 2022 है, तो यकीनन ये भी मैंने नहीं कराया होगा। सवाल है कंपोनेंट एक्स का नाम बताएं। हुनैन बेटा आप ही हमारे साथ बात कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे तो हमें को बता ही नहीं रहे। कंपोनेंट एक्स का नाम बताइए बेटा हुनैन। एल डी आर है, कंपोनेंट एक्स का नाम एल डी आर। उसके बाद कह रहे हैं जनाब हमने वोल्ट मीटर लगाना है कंपोनेंट वाई के अक्रॉस। तो जनाब ये कंपोनेंट वाई है, कंपोनेंट वाई के अक्रॉस क्वेश्चन में कह रहे हैं वोल्ट मीटर लगाना है। तो बेटा ये मैंने कंपोनेंट वाई के अक्रॉस लगा दिया वोल्ट मीटर। फिर कह रहे हैं जनाब ड्रॉ द सिंबल, वो तो मैंने कर दिया। ईएमएफ ऑफ बैटरी 12 वोल्ट की है, और कंपोनेंट वाई की रेजिस्टेंस 400 ओम है, और कंपोनेंट एक्स की रेजिस्टेंस 350 ओम है। ये गिवन है वैल्यूज। कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, सर्किट का करंट निकालना। सर करंट होता है V इज इक्वल टू आई आर। आर बेटा इसमें दो आ रहे हैं, और दोनों सीरीज में लगे हुए, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा मैं 12 को डिवाइड करूंगा, 350 प्लस 400 दैट इज 750, और जब 750 से बेटा डिवाइड किया तो करंट आ गया 0.016 एम्पियर, 0.016 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट पीडी अक्रॉस वाई, पीडी बताना है। तो बेटा वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अगर दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, तो सीरीज में वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज करोगे, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा। अब R1 बेटा 400 है, R1 बेटा 400 है, R2 350 है, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है। सॉल्व करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो बेटा सॉल्व बाद में कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब काम की बात यह है कि इस पूरे सर्किट को डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में जब आपने रखा, तो डार्क रूम में रखने से सवाल है बताइए क्या होगा। भाई डार्क रूम में अगर आप रखोगे, तो डार्क रूम का मतलब है लाइट कर दोगे लो। लाइट लो का मतलब एक्स की रेजिस्टेंस हो जाएगी हाई, एक्स की रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो एक्स का वोल्टेज हो जाएगा हाई, और एक्स का वोल्टेज हाई हो गया तो कंपोनेंट वाई पर क्या होगा? सर कंपोनेंट वाई का वोल्टेज कम हो जाएगा। जब लाइट कम, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई, एलडीआर का वोल्टेज हाई, एलडीआर का वोल्टेज हाई, तो नीचे जो लैंप लगा, नीचे जो कंपोनेंट वाई लगा हुआ है उसका वोल्टेज लो हो जाएगा। तो खाली उसने बोला स्टेट, तो स्टेट है कि वोल्टेज लो हो जाएगा। अच्छा जी, प्रैक्टिकल यूज बताएं। सब प्रैक्टिकल यूज ये है एलडीआर का, कि एलडीआर लाइट सेंसर है, और इस लाइट सेंसर से हम क्या काम करते हैं?
हम ऐसे सर्किट्स डिजाइन करते हैं कि दिन में स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद बंद हो जाए और रात को स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद चल जाए। अच्छा जी, उसके बाद है मई जून 2020 का सवाल। क्वेश्चन है, एक एलईडी है और इसमें से करंट पास हो रहा है और सीरीज में बैटरी और सिंबल बनाए। तो एलईडी बनाना अभी ऊपर हम देख चुके हैं, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा दोबारा। बहुत आसान सवाल है, छोड़ दें, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। अलबत्ता हुनैन, जरा इसको देख के पहचानो, ये क्या, ये किस का सिंबल है, ये क्या चीज होती है? ये सिंबल, ये हीटर होता है। ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ भी हीटर है, जबरदस्त हो गया जी। उसके बाद इधर आ जाएं, ये सवाल मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ सर्किट मुश्किल और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। क्या बातें हैं तो गौर से सुने। कह रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज एलईडी का 2.1 वोल्ट है, यानी ये 2.1 वोल्ट इसको वोल्टेज मिलेगा तो ये काम करने लगेगी, और इसका नॉर्मल करंट है 0.19 एम्पियर। ठीक है जनाब। अब आपसे कह रहे हैं कि पीडी एलईडी पे वोल्ट मीटर से मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर लगाएं। ठीक है जी, वोल्ट मीटर ये मैंने लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अच्छा, करंट इन एलईडी मेजर्ड विद एमीटर, एमीटर लगाएं। तो भाई ये मैंने एमीटर लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द एलईडी इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। सवाल है आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू बताइए जब ये सब कुछ नॉर्मली ऑपरेट हो रहा हो। तो गौर से देखिएगा क्या तरीका होगा। सब तरीका ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए ना, ये दोनों पैरेलल लगे हुए, इन दोनों का ना बेटा एक मान लो, क्योंकि दो देख के आप परेशान होगे। तो मैंने इसको ना पहले मान लिया एक, पहले हम इसको एक मान लो। ठीक है ना, पहले इसको एक मान लीजिए, और पहले इसको एक मान के इसका नाम मैंने रख लिया एक्स। और अब मैं इसके ऊपर सारी वर्किंग करने जा रहा हूँ। क्या सर, इसका करंट 0.19 एम्पियर है, तो सर इसका करंट भी 0.19 एम्पियर होगा, करंट दोनों का सेम होगा। सर इसका वोल्टेज 2.1 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज 3.7 है। तो सर 3.7 में से 2.1 को हटा दें तो वोल्टेज बाकी बचा 1.6। तो पता ये चला कि इस ऊपर वाले पोर्शन में वोल्टेज 1.6 है, ऊपर वाले पोर्शन में वोल्टेज 1.6 है, ऊपर वाले पोर्शन में करंट 0.19 है, और x मैंने कैलकुलेट करना है, इट इज नॉट r, इट इज x। x बेटा मैंने कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करने के लिए 1.6 डिवाइडेड बाय 0.19 मैंने करा बेटा। तो x का आंसर आ गया 8.42। ये जो 8.42 आया है, ये 8.42 इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल है। ठीक है। अब इससे आगे वाला सवाल या तो मैं ओरली कर दूं। ओरली ये होता है, ए लेवल्स में पढ़ाते हैं कि जब दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों और आइडेंटिकल हो, तो टोटल रेजिस्टेंस आधी हो जाती है। तो ये आधी है, अगर ये आधी है तो पक्की बात है आर की वैल्यू इसका डबल होगी, आर की वैल्यू इसका डबल होगी। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए, कुछ ज्यादा मैंने लेवल की कर दी। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस एक्स पता है, हमने आर निकालना है, और वो दोनों आर पैरेलल में लगे हुए। तो पैरेलल का फार्मूला 1/r प्लस 1/r। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये बन गया 2/r। 2/r के बाद आप दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू r/2। r निकालना है, r में 2 डिवाइड हो रहा है, r माना कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x से, और x मैंने पहले से लिखा हुआ है 8.42। तो जनाब 2 मल्टीप्लाई होगा 8.42 से, तो रिजल्ट आ रहा है 16.84। 16.84, it will be the resistance of R, it will be the resistance of R। ठीक है जनाब। तो मैंने क्या किया, सर आपने इन दोनों को मिलाकर पहले एक बना लिया, एक बनाकर सवाल में डायोड का करंट बताया था,
वही करंट इसका मान लिया, डायोड का वोल्टेज बताया था, बाकी वोल्टेज आप इधर लेकर आ गए, इससे आपने एक्स निकाला, उसी एक्स को आपने डबल करा तो आर आ गया। ये सवाल जनाब पुरानी किताब में भी मौजूद था, मैं करा चुका हूँ। ये सारे पुरानी किताब में सवाल मौजूद थे, मैं करा चुका हूँ। अलबत्ता इस क्वेश्चन में अगेन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि कंपोनेंट ए इज नॉट इमिटिंग लाइट, यानी अभी ये लाइट इमिट नहीं कर रहा। इट इमिट्स लाइट व्हेन पीडी अक्रॉस इट इज ग्रेटर देन 1 वोल्टेज। जब वोल्टेज इसका 1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये लाइट इमिट करेगा, वरना ये लाइट इमिट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये कंडीशन उन्होंने दे दी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में, ठीक है जनाब, क्या हुआ कि कंपोनेंट बी कॉजेज कंपोनेंट ए टू इमिट लाइट। इस कंपोनेंट बी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने लाइट देना शुरू कर दी। अब वो लाइट कैसे देगा, तो वो आपको आंसर बताना है, तो गौर से सुनिएगा। सर ये है थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर है। सर अगर इस थर्मिस्टर का टेम्परेचर लो होता तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर का लो टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस हाई तो थर्मिस्टर का वोल्टेज हाई, और जैसे ही थर्मिस्टर का वोल्टेज हाई होगा, फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर का वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, तो भाई ये इसी के पैरेलल लगा हुआ है, ये पैरेलल है, डायोड इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में उसका वोल्टेज हाई हो जाएगा। और आपको हमने बताया 1 वोल्ट के बाद ही वो लाइट देना शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या इन्वायरमेंट चेंज करें, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप कंपोनेंट बी को लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, तो एक्सप्लेनेशन है सर, लो टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर हाई हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर हाई होगी तो पीडी हाई हो जाएगा। जब पीडी हाई हो जाएगा थर्मिस्टर का, तो पीडी ऑफ एलईडी हाई हो जाएगा, और जब पीडी ऑफ एलईडी हाई हो जाएगा तो वो लाइट देने लगेगा। उसके बाद बेटा ये भी बहुत पुराना सवाल है, हम पहले करा चुके हैं आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी क्वेश्चंस नए हैं, ये लिखा हुआ है 2022 नया सवाल है। क्या क्वेश्चन है, तो जरा क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोल्ड वाटर पासिस ओवर एन इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर इनसाइड द टैप। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेंटीग्रेड। सवाल है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बताएं। तो हुनैन आप हमें डेफिनेशन बता सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा हुनैन, बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। लिक्विड टू सॉलिड, क्या कर रहे हो, लिक्विड टू गैस ले जाओ, गैस ले जाओ, वेपर्स में ले जाओ, ठीक है ठीक। अच्छा जनाब, आसान सी डेफिनेशन है, कोई इसमें लंबी नहीं करनी है जरूरत है। कह रहे हैं जी थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है। तो सर जब कभी वोल्टेज दे रहे, करंट दे रहे, टाइम दे रहे, तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो एनर्जी आएगी, मैं नहीं करा रहा कैलकुलेट, उसी एनर्जी को आप पुट कर दीजिएगा सी एम थीटा में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 दी हुई है, मास ऊपर कहीं दिया हुआ होगा, मास ऊपर कहीं दिया हुआ होगा, जो हमें अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं मास नजर नहीं आ रहा। अच्छा लिखा जी कैलकुलेट द रेट एट विच, मास पूछ रहा है, रेट एट विच वाटर इज बॉइलिंग। ठीक है ना, तो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। आप ऐसा कीजिए, रेट एट विच वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इमर्जेस फ्रॉम द टैप। ठीक है ना, किस रेट से बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होगा, ठीक है ना, किस रेट से बॉइलिंग हो रही होगी।
तो रेट का मतलब होता है मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम के लिए 60 से इसको डिवाइड करा दीजिएगा। तो जो एनर्जी यहाँ है मेरे ख्याल में कर लें, क्योंकि अब सवाल को करने की जरूरत मुझे लग रहा है कर लेना चाहिए। कह रहे हैं जनाब 230 इंटू 13 इंटू 60, ये हमने ऊपर थर्मल एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी। उस थर्मल एनर्जी में C की वैल्यू गिवन है सर, C माना कि डिवाइड हो जाएगा। C की वैल्यू है बेटा 4200। थीटा था, थीटा 22 से 100 सेंटीग्रेड पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, 22 है सॉरी, इनिशियल टेम्परेचर 22 है, फाइनल टेम्परेचर ये हो जाएगा 78। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मास, और मास चाहिए, मास का रेट, कितने रेट से पानी जो है बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसको मैं 60 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये मास पर यूनिट टाइम बन जाएगा, और मास पर यूनिट टाइम हमें बता देगा कि कितना मास पर यूनिट टाइम के अंदर बॉयल होकर इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं मेटल टैप को अर्थ किया हुआ है, फ्यूज लगाया हुआ है। सवाल ये है कि बताइए अर्थ वायर किस तरह प्रोटेक्ट करता है यूजर को, अर्थ वायर किस तरह प्रोटेक्ट करता है यूजर को, तो जरा सुनिएगा। कहते हैं सर मुझे डर लगता है कि जब इस टैप के अंदर पानी आएगा और मैं इसको बिजली से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जब मैं इस टैप के हैंडल को हाथ लगाऊं तो खुदा ना खास्ता इस टैप के अंदर करंट आ रहा हो। तो अगर करंट आ रहा होगा तो जैसे ही बंदा हाथ गीले करके गीले हाथ से मेटल के टैप को हाथ लगाएगा, तो वो तो बंदे को बिजली का बहुत खतरनाक झटका लगेगा। तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, तो सर प्रोटेक्ट करने का तरीका है अर्थ वायर, अर्थ वायर लगा दें। सर अर्थ क्या करता है, अर्थ करता है ये है कि इफ देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन metal body, earth wire, earth wire draw this current to ground। ठीक है ना, तो इसमें जो अर्थ वायर लगा होता है वो करंट को पकड़ के जमीन के अंदर ले जाता है। अच्छा, जब जमीन में लेके जा रहा होता है तो रास्ते में लगा हुआ होता है फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, सर फ्यूज करता है ये है, फ्यूज करता है ये है कि जब हैवी करंट जमीन में अर्थ हो रहा होगा, हैवी करंट जमीन में अर्थ हो रहा होगा, तो फ्यूज से ज्यादा करंट पास होने पर फ्यूज का तार मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फ्यूज का तार मेल्ट हो जाएगा, और जब फ्यूज का तार मेल्ट होगा तो फ्यूज करंट आने को मेटल टैप में बंद कर देगा। तो थिन वायर ऑफ फ्यूज बिलो उड़ जाता है, एंड स्टॉप स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इनटू द टैप, इनटू द टैप। तो टैप में करंट नहीं आने देगा, मेटल टैप में करंट नहीं आने देगा। करंट, खुदा ना खास्ता क्या हुआ, पूरा मैकेनिज्म सुनना बेटा। अगर करंट का तार मेटल टैप के साथ टच हो रहा होगा तो मेटल टैप के अंदर करंट आ जाएगा। अगर आपने अर्थ वायर और फ्यूज नहीं लगाया हुआ, तो जब आप गीले हाथों के साथ टैप को टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा, जो आपके लिए खतरनाक होगा। तो जो अर्थ वायर होता है वो क्या करता है, मेटल टैप के करंट को जमीन का रास्ता दिखा देता है, और जब जमीन की तरफ वो जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। जब ज्यादा करंट फ्यूज के तार में से गुजरता है तो फ्यूज का तार मेल्ट हो जाता है और करंट के फ्लो को स्टॉप करा देता है। यानी आप समझ लें कि ये फ्यूज का तार है,
ये फ्यूज के तार से यहाँ पर आ रहा है करंट, और इससे अर्थ होकर अर्थ होकर ये जमीन में जा रहा है। अर्थ के लिए यूजुअली ये वाला सिंबल होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा और ये अर्थ में जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से फ्यूज का तार उड़ जाएगा, और फ्यूज का तार जल जाने से, मेल्ट हो जाने से, जो करंट इस मेटल के टैप में आ रहा था, उस मेटल टैप में आने वाले करंट को वो स्टॉप कर देगा, और इस तरह ये प्रोटेक्ट कर देगा पूरे सर्किट को। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन 2021 का है, ऑल्दो कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। पहला सवाल है, दोनों प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं। तो बेटा हुनैन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, बताइएगा मैं सही बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ बेटा हुनैन। हुनैन बेटा बताइए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सही बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ? गलत बना रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही मुझे पकड़ लिया। सर आप गलत बना रहे हैं, क्या गलती किया बेटा, गलती बताइए। सही। सर जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं, और जब पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं तो सही डायरेक्शन में होगी। तो सही आपने बेटा बताया। कह रहे हैं पावर, हम आपको बता रहे हैं, वोल्टेज बता रहे हैं, करंट बताएं। तो P इज इक्वल टू वी आई, करंट निकालना है, मैं नहीं करा रहा। चार्ज बताएं। सर चार्ज होता है आई टी, करंट आप यहाँ से निकाल चुके होगे, टाइम ये रहा, नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में एक मसला आएगा। क्या मसला आएगा? मसला ये, रुकिए, पावर है 2400 डिवाइडेड बाय 220, करंट आ गया 10.91। अब 10.91 जिसको हम 11 भी ले सकते हैं। अब ये जो नीचे सवाल लिखा हुआ है, मैं समझाना नहीं चाह रहा, नहीं समझाना चाह रहा। आप बताइए बेटा हुनैन, इसमें से कौन सा आंसर होगा? फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग का क्या रूल है? बिल्कुल सही आपने बताया। सर जितना करंट सर्किट में आ रहा होगा ना, उस करंट से कुछ ज्यादा फ्यूज की रेटिंग रखते हैं। उससे कम रखोगे तो बेवकूफ़ी है, थोड़ा सा भी करंट आएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा रखोगे तो बेवकूफ़ी है, फिर तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं एक तरह से। तो कुछ ज़्यादा करंट की वैल्यू को कह देते हैं फ्यूज रेटिंग। चलिए ये सवाल भी मुझे याद आता है, हम लोग पहले कर चुके हैं। पुरानी किताब के सवाल है ये, हीटर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, ये सारे पुरानी किताब के सवाल हैं जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। ये सवाल मुझे नज़र नया आ रहा है, नया नज़र आ रहा है। सवाल बेटा ये है कि हीटर की पावर 9000 है, और वोल्टेज बता दिया, और अगेन करंट पूछ रहे हैं। तो वही करोगे, P इज इक्वल टू वी आई, करंट निकालोगे। उसी करंट से आप निकालोगे फ्यूज की रेटिंग। फ्यूज की रेटिंग निकालोगे, जो करंट की वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा। इसमें कोई नई बात नहीं आ रही यार, कोई नई बात नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। और जो रिजल्ट आ जाएगा, तो कह रहे जनाब हीट कैपेसिटी बता रहे हैं, तो आप फार्मूला लगा दोगे, वी आई टी इज इक्वल टू सी एम थीटा। वोल्टेज 230 है, करंट आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा, टाइम 1 सेकेंड का है, सी की वैल्यू आपको दी हुई है 4200, मास कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। 35 से मेरे ख्याल में बॉइलिंग तक नहीं, 16 से 35 तक लेके जाना है, 16 से 35 तक लेके जाना है। तो 35 माइनस 16 थीटा हो जाएगा, 35 माइनस 16 थीटा हो जाएगा। मास कैलकुलेट करना है, सी गिवन है, टाइम 1 सेकेंड, करंट ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, वोल्टेज गिवन है। सवाल आसान है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लग रहा कि ये हमने पहले देखा हुआ है। सवाल है जनाब, एक फ्यूज लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, एक फ्रीजर लगा हुआ है। फ्रीजर 700 वॉट्स का है, फ्रीजर 700 वॉट्स का है। अच्छा जी, व्हाट इज द करंट इन द फ्रीजर? ठीक है जी, पावर होती है करंट इनटू वोल्टेज। फ्रीजर की पावर 700, फ्रीजर का वोल्टेज 240, फ्रीजर का करंट निकालना है। तो 700 डिवाइडेड बाय 240,
करंट आ गया 2.91, ये 2.91 इसका करंट आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि AC 7.5 एम्पियर का, ये 2.9 एम्पियर का। सवाल है फ्यूज की क्या रेटिंग होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर 7.5 प्लस 2.9 आ गया जी 10.4, तो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है सर, 13 एम्पियर से 13 से कम होगा तो लो करंट पर ही उड़ जाएगा, 13 पर होगा, 30 पर होगा तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, कह रहे एक फ्यूज है, उसमें हम बहुत थिन वायर लगाते हैं। एक्सप्लेन वाई फ्यूजेस ऑफ हाई रेटिंग आर मेड ऑफ थिक वायर। हाई रेटिंग के लिए थिक वायर कर देते हैं। ठीक है जनाब, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है कि जब वो थिक वायर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। आपको कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं जरा समझिएगा सर। जब थिक वायर होगा तो थिक वायर का एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस लो होगी। लो रेजिस्टेंस होगी तो सर वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकेगा। जब ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकेगा तो उसकी रेटिंग हाई हो जाएगी। हाई रेटिंग हो जाएगी तो हाई रेटिंग के लिए थिक वायर यूज करते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल भी पुरानी बुक में होता था, हम लोग पहले कर चुके हैं। और ये हो गई कहानी खत्म। कहानी हो गई खत्म। कहानी खत्म होने का मतलब मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने नए सवाल रीड एंड राइट की बुक के थे और जो मैंने पहले नहीं कराए हुए थे, वो सारे के सारे बेटा मैंने अभी वाली आज वाली क्लास में करा दिए। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को बंद